ही का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है मनी सेंट्रल का। मनी सेंट्रल के इस संस्करण में मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज के शो की सबसे बड़ी खबर कौन सी है जिस पर विस्तार से चर्चा होगी? शुभम, मनी 9 के इस विशेष शो में मनी सेंट्रल में आपका स्वागत है और सारे दर्शकों का स्वागत है। इस शो को जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब ताइपे से अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी कोरिया के लिए निकल चुकी हैं। चीन और ताइवान के बीच तनाव अब बिल्कुल आमने सामने की स्थिति में पहुंच गया है। दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं इसे लेकर काफ़ी चिंतित और परेशान है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ये तनाव आगे बढ़ा तो क्या आपके घर तक आने वाला मोबाइल महंगा हो जाएगा। हमें समझने की कोशिश करेंगे कि इसका असर दुनिया के बाज़ारों पर क्या पड़ेगा। और इसके अलावा एक और बड़ी खबर जो मानसून के कमज़ोर होने को लेकर आ रही है और जिसका असर हमें शायद तो आने वाले समय में महंगाई की दरों पर दिखाई देगा। ये आज की दो प्रमुख खबरें हैं, लेकिन यही केवल दो प्रमुख खबरें नहीं हैं। हमारे पास कई और भी महत्वपूर्ण खबरें हैं मनी सेंट्रल में, जिन्हें हम जानते हैं शुभम से। बिल्कुल, और इन मुद्दों के लिए, इन खबरों के लिए आप देखिए हमारा ऑन द शो, जिससे आपको पता चलेगा कि शुरुआत कहाँ से होगी। शुरुआत होगी ओपेक प्लस देशों की बैठक से। क्या होने वाला है इस बैठक में, ये जानेंगे। क्या देश में होने वाली है गैस की किल्लत, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसकी वजह है, ये पता चलेगी। क्या संकेत दे रहा है देश का बढ़ता व्यापार घाटा। चीन ताइवान में ठनी तो कितनी बढ़ जाएंगी सबकी मुश्किलें। क्या बता रहे हैं एनबीएफसी कर्ज की ओर से दिए जा रहे बढ़ते कर्ज, और कहीं मुसीबत ना बन जाए कमज़ोर मॉनसून। आज का शो शुरू करें, पहली खबर पर चलें। उससे पहले आपको याद दिला दें कि अगर आपने अब तक मनी 9 का मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इसको तत्काल डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ बहुत सारे शोज़ तैयार हैं एक्सक्लूसिव सिर्फ आपके लिए, जो आपकी बचत को, आपके निवेश को सहेज के रखेंगे, आपको सही दिशा देंगे, सही निवेश की दिशा देंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आते ही केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट के निर्यात पर लगने वाले टैक्स यानी विंडफॉल टैक्स में एक बार फिर से कटौती की है। डीजल पर एक्सपोर्ट टैक्स को 11 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 5 रुपये कर दिया गया है, जबकि एटीएफ पर एक्सपोर्ट टैक्स पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। पेट्रोल पर लगने वाला टैक्स पहले ही हटा दिया गया था। हालांकि सरकार ने कच्चे तेल पर लगने वाले एक्सपोर्ट टैक्स को बढ़ाकर 17,750 रुपये प्रति टन कर दिया। ये कौन सा क्रूड है जो देश से निकाला जाता है। विदेशी बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव $100 प्रति बैरल के करीब है और WTI क्रूड यानी कि अमेरिका का जो क्रूड है वो $94 प्रति बैरल के करीब बिक रहा है। आज से तेल उत्पादन को लेकर ओपेक प्लस देशों की बैठक शुरू होने जा रही है। उत्पादन में जो भी फैसला आएगा निश्चित तौर पर उसका असर कीमतों पर पड़ेगा। सर, ओपेक की बैठक में क्या कुछ हो सकता है और तेल का भविष्य कैसा देखा जाए? ओपेक देशों की बैठक वियना में चल रही है और मुझे लगता है कि जैसे ही ताइवान से निगाहें दुनिया के बाजार की हटेंगी नैन्सी पेलोसी के ताइपे से निकलने के बाद, तो ओपेक देशों की बैठक सबकी दुनिया की निगाहों में होगी, क्योंकि ओपेक देशों की बैठक बहुत सारे तमाम घटनाक्रमों के बीच हो रही है। रूस के कच्चे तेल पर प्राइस कैपिंग की तैयारी चल रही है, रूस पर प्रतिबंध सख्त हुए हैं और उनका असर हमें दुनिया में दिख रहा है। दो महत्वपूर्ण चीज़ें इस बैठक की तरफ से निगाहों में हैं। पहली चीज़ ये कि क्या ओपेक के देश उत्पादन में और ज़्यादा बढ़ोतरी करेंगे, उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं करेंगे, या इसे बराबर रखेंगे। आंकड़े जो मैं बता रहे हैं उस हिसाब से ऐसा लगता है कि शुभम ओपेक देश उत्पादन में बढ़ोतरी का लक्ष्य अब नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि ओपेक देशों के उत्पादन के जो पिछले लक्ष्य हैं वही पूरे नहीं हो पाए हैं। जो 23 सदस्यों का ओपेक ग्रुप है वो अभी अपने प्रतिदिन के उत्पादन लक्ष्य से काफ़ी पीछे चल रहा है। यानी जितनी बाजार में आपूर्ति तेल उत्पादक देशों की तरफ से की जानी है उसका एक बड़ा हिस्सा अभी भी अनुत्पादित है, उत्पादन से बाहर निकल कर नहीं आ रहा है। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी के संकेत मिल रहे हैं, कच्चे तेल की कीमतें $100 के आसपास घूम रही हैं, जो कभी 110-112 हुआ करती थी। ओपेक देश अब और ज़्यादा जोखिम नहीं लेंगे उत्पादन में बढ़ोतरी का, या कोई बहुत मामूली बढ़ोतरी की जाएगी, पर उसका कोई मतलब इसलिए नहीं होगा कि इससे पहले किए गए वादे पूरे नहीं हो पाए, इसलिए वो कच्चे तेल के उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं होगी। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ओपेक देश रूस की स्थिति पर क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि रूस ओपेक प्लस देशों का बड़ा हिस्सा है। कभी रूस और तेल देशों के बीच सीधी जंग होती थी तेल के बाजार में कीमतों को तोड़ने और काटने के लिए, लेकिन अब रूस इस कार्टेल का हिस्सा है। क्या रूस को ओपेक अपने साथ रखना चाहेगा?
प्रतिबंध वाला देश कैसे इसका हिस्सा रहेगा, इस पर बड़ी दिलचस्प चर्चा होने की संभावना है वियना की बैठक में, और इसका असर हमें दुनिया की कूटनीति पर और बाकी सारी चीज़ों पर भी दिखाई देगा, जिस पर हमें समझ में आएगा। ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसके अलावा ओपेक देश अंदरूनी तौर पर शायद ये निर्धारित करने की कोशिश करेंगे कि अगर दुनिया में मंदी आती है, जिसकी संभावनाएं दिख रही हैं, तो उसका असर इनकी अर्थव्यवस्थाओं पर एक सीमा से ज़्यादा न पड़े, और इसलिए तेल की कीमतों को लेकर में कोई बड़े उतार चढ़ाव की संभावना में नहीं दिखती है। ये बात हो गई ऑयल की। अब चलते हैं गैस की ओर। ऑयल नरम है लेकिन गैस गर्म है। नेचुरल गैस कीमतों में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने उपभोक्ताओं के लिए दाम बढ़ाने शुरू कर दिए। महानगर गैस लिमिटेड ने सीएनजी की कीमत में 6 रुपये प्रति किलो की और पीएनजी की कीमत में 4 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की है। एक महीने में ये दूसरी, और अप्रैल से अगर जोड़ी जाए तो ये छठी बढ़ोतरी है। देश के कई शहरों में अब सीएनजी का दाम डीजल से ऊपर निकल गया और पेट्रोल के बराबर पहुंच गया। सर, कीमतें जो बढ़ रही हैं वो सीधी सी बात है, मांग आपूर्ति में आपूर्ति कुछ सिकुड़ती दिख रही है, मांग बनी हुई है, इसलिए कीमतें बढ़ रही हैं। आपको क्या लगता है, गैस की किल्लत क्या देश में और बढ़ सकती है? ऐसे कोई संकेत मिल रहे हैं? हाँ शुभ, गैस की किल्लत बढ़ने के संकेत। और मैं तेल के संदर्भ में एक चीज़ और जोड़ दूं, क्योंकि ओपेक की बैठक के साथ लोगों की निगाह इस बात पर रहेगी कि तेल की कीमतों का रुख क्या मिल रहा है। तो जो मैं चार्ट देखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अक्टूबर का जो ब्रेंट फ्यूचर है वो $100 के आसपास मूव कर रहा है, 150 के आसपास, और नाइमेक्स करीब सितंबर का नाइमेक्स $94 के आसपास है। यानी तेल की कीमतों में $100 से ऊपर जाने की संभावना अभी फ्यूचर मार्केट नहीं दे रहा है, संकेत ऐसा नहीं दे रहा ओपेक की बैठक के संदर्भ में। अब हम आते हैं भारत में गैस की कीमतों पर। गैस को लेकर बाजार में इस तरीके की गंभीर चर्चाएं भी हैं, और जैसा हमने कल संकेत भी किया था अपने मनी सेंट्रल की चर्चाओं में कि गेल जो भारत की प्रमुख नेचुरल गैस सप्लायर है, उसने फर्टिलाइजर कंपनियों की आपूर्ति में लगभग 10% की कटौती की है, ये बताया है। चर्चा है और ये बताया जा रहा है कि गैज़प्रॉम ने, जो कि गेल की एक बड़ी आपूर्ति करता है, जो रशिया की सबसे बड़ी गैस कंपनी है, उसने भारत को एलएनजी की आपूर्ति, क्योंकि भारत में कोई पाइपलाइन नहीं है, तो गैस टैंकर्स के जरिए, समुद्री टैंकर्स के जरिए आती है, उस पर फोर्स मेजोर लगा दिया है। यानी अप्रत्याशित परिस्थितियों में आपूर्ति रोकने वाला जो प्रावधान है, जो कंपनी के नियंत्रण से बाहर है, उसे लागू कर दिया है। हाल में ही गेल ने गैज़प्रॉम से ज़्यादा आपूर्ति बढ़ाने की कोशिश की थी, क्योंकि भारत में गैस की डिमांड लगातार बढ़ रही थी, और उसका असर हमें भारत में नेचुरल गैस की आपूर्ति पर दिखाई दे रहा है और कीमतों पर दिखाई दे रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि गैज़प्रॉम अपनी आपूर्तियों को कुछ अन्य देशों को डाइवर्ट कर रही है। ये बात अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है कि भारत में गैस की आपूर्तियों को दूसरी जगह भेजा जा रहा है कि नहीं, लेकिन इस बात के संकेत गेल की तरफ से बाजार को दिए गए हैं कि गैस की आपूर्ति बड़े उद्योगों को, जो खासतौर से सबसे ज़्यादा गैस का कंजम्पशन करते हैं, फर्टिलाइजर उद्योग, उन्हें पूरी तरह से नहीं हो पाएगी, और इसलिए आने वाले समय में आपको गैस की महंगाई के लिए तैयार रहना चाहिए। और हमने बहुत स्टीप हाइक, करीब 18% के आसपास की हाइक गैस की कीमतों में अचानक देखी, जबकि हम पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी तो नहीं ही देख रहे हैं। ये गैस के बाजार की वस्तु स्थिति है। बिल्कुल, आने वाले महंगाई के आंकड़ों में इसमें अगर गैस की बड़ी कीमतों के बाद भी बहुत उछाल ना दिखे तो ये कोई बहुत चौंकने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि उसका वेटेज जो है वो सीपीआई बास्केट में बहुत कम है। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का वेटेज कम है, तो हो सकता है गैस की कीमतों में बढ़ोतरी आपको की जेब को चुभे, आपको महसूस हो, पर महंगाई का आंकड़ा ये बताए कि नहीं, आपका परिवहन में की लागत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन गैस की कीमतें बढ़ी हैं, और जैसा शुभ ने बताया कि कुछ राज्यों में डीजल की कीमत के बराबर है, उससे ऊपर निकल गया। अब बात व्यापार घाटे की। निर्यात में आई कमी और आयात में बढ़ोतरी की वजह से जुलाई के दौरान व्यापार घाटे नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। जुलाई के दौरान देश में करीब 66 अरब डॉलर के सामान का आयात हुआ, जबकि निर्यात 35 अरब डॉलर के करीब हुआ। यानी व्यापार घाटा 31 अरब डॉलर के करीब रहा, जो अब तक का सबसे अधिक मासिक स्तर है, और पिछले साल जुलाई के मुकाबले लगभग 3 गुना ज़्यादा है। 3 गुना ज़्यादा है पिछले साल जुलाई से। पिछले साल जुलाई में कितना हुआ था? 10 अरब डॉलर का व्यापार घाटा था, अब 31 अरब डॉलर का है करीब। अप्रैल से जुलाई तक देश का कुल व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर के ऊपर पहुंच गया है, और बढ़ते व्यापार घाटे ने एक बार फिर से हल्की फुल्की मजबूती दिखाते रुपए को दोबारा डुबो दिया। सर, निर्यात में गिरावट क्यों है? क्योंकि ज़्यादा व्यापार घाटा बढ़ने की जो चिंता है वो निर्यात की वजह से है, और
सबसे सीधी बात यह है कि रुपया कमजोर होता है तो कहते हैं कि निर्यात बढ़ता है। यहाँ तो रुपये ने कमजोरी के नए रिकॉर्ड बनाए, फिर निर्यात को राहत क्यों नहीं मिली? लंबे समय बाद भारतीय निर्यात में हमें गिरावट दिखाई दी इस आंकड़े में। और हम अगर संकेत समझने की कोशिश करें तो कल जब हम पीएमआई डिस्कस कर रहे थे शुभम, तो हमने संकेत दिया था कि जो निर्यात योग्य उत्पादन है, जो पीएमआई दिखाता है, परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स दिखाता है, जब हमने कल उसे खोल कर देखने की कोशिश की थी तो हमने दर्शकों को संकेत दिया था कि निर्यात के मोर्चे पर चुनौतियां दिख रही हैं, जो उद्योगों के उत्पादन के आंकड़े को जब आप भीतर से पढ़ने की कोशिश करें तो बताते हैं। और वही हमें रिफ्लेक्ट हुआ व्यापार के आंकड़ों में। पर निर्यात में जो दो महत्वपूर्ण चीजें हमें दिखाई दे रही हैं कि भारत से इंजीनियरिंग गुड्स के निर्यात में करीब 2.5% का 2.54% की गिरावट दिखाई दे रही है। ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स का एक्सपोर्ट घटा है, जो शायद वैक्सीन का निर्यात अब खत्म हो रहा है या बंद हो रहा है, उसकी वजह से कम हुआ है 1.37%। दूसरा जो कि जेम्स और ज्वेलरी रेडीमेड गारमेंट्स के एक्सपोर्ट में भी कॉन्ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, 1% से कम का कॉन्ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट भी गिरा है। और अब यहाँ दो और महत्वपूर्ण चीज़ें निर्यात में है कि एक तो सरकार ने जो विंडफॉल टैक्स लगाया, एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई, उसका असर हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के निर्यात में कमी के तौर पर सामने आया। दूसरी चीज़, कृषि उत्पादों के निर्यातों को लेकर तमाम सख्ती की गई, खासतौर से गेहूं के निर्यात को लेकर सख्ती की गई। ये सारी चीज़ें निर्यात पर एक साथ प्रभावित कर रही हैं और इसलिए भारत के निर्यात में कमी आई है। और इसलिए व्यापार घाटा लगभग निर्यात का दोगुना आयात हमें दिखाई दे रहा है। आयात के मोर्चे पर गोल्ड पर जो ड्यूटी बढ़ाई गई थी, गोल्ड पर जो आयात शुल्क बढ़ाया गया था, उसके कारण हमें थोड़ी कमी दिखाई दे रही है, जो पिछले साल के मुकाबले अगर ठीक ठाक कमी है, पर लेकिन अभी इस जुलाई के महीने में करीब $2.37 बिलियन के आसपास का गोल्ड का इंपोर्ट हुआ है। बाकी पेट्रोल डीजल के पेट्रोलियम प्रोडक्ट के आयात में कोई कमी नहीं आई है, वो उसी तरीके से उसी स्तर पर मौजूद है। कोयले के आयात में भी बढ़ोतरी हुई है। तो इस हिसाब से व्यापार घाटे के मोर्चे पर, विदेश व्यापार घाटे के मोर्चे पर संकेत काफ़ी अलार्मिंग है, काफ़ी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि अप्रैल से जुलाई के बीच में $100 बिलियन के आसपास का व्यापार घाटा काफ़ी बड़ा नंबर है भारत के लिए। ये इसका असर हमें बाजार पर दिख रहा है। सर, रुपए का भविष्य फिर कैसे पकड़ें अगर इन आंकड़ों की रोशनी में देखा जाए तो? रुपया आज इसीलिए गिरा क्योंकि दो चीजें हुई। एक तो राजनीतिक रूप से कल वित्त मंत्री ने संसद को यह समझाने की कोशिश की कि रिजर्व बैंक रुपए की कोई कीमत तय नहीं करना चाहता। ये लंबी बहस और चर्चा है, हमने इस पर एक इकोनॉमिकम में विस्तार से चर्चा भी की थी। सरकार ने कल स्पष्ट रूप से माना कि रुपया गिरा ही नहीं है, रुपए में कोई कमजोरी ही नहीं है। तो ये सारी बहसें जो पैरेलल रुपए को मजबूत करने की चल रही थी, उन्हें सरकार ने एक तरीके से नकार दिया। दूसरी चीज है कि जैसे ही व्यापार घाटे के आंकड़े आए, उन व्यापार घाटे के आंकड़ों ने आज रुपए पर दबाव बनाया और रुपया करीब 20-22 पैसे आज टूटा। वो चिंता सबसे बड़ी यह है कि भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इस साल ऊपर रहना है और इस बात की संभावना है कि वो रिकॉर्ड लेवल पर रहेगा, जीडीपी के 3% के आसपास रहेगा। $100 बिलियन का व्यापार घाटा जब हमें इन कुछ महीनों में दिखाई दे रहा है तो ये आने वाले दिनों में और तेज़ी से और ज़्यादा बढ़ेगा। कुछ और चुनौतियां आयात के मोर्चे पर आने वाले समय में आएंगी, जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे, खासतौर से ताइवान और चाइना के बीच बढ़ते हुए तनाव के संदर्भ में। और इसलिए रुपए पर दबाव बना रहना है। रिजर्व बैंक एक सीमा से अधिक रुपए की कीमत में दखल नहीं देगा। अगला जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 79.20 के आसपास का है, 79.20, 79.25 रुपया, डॉलर 79.20 के आसपास होगा और वहाँ से शायद थोड़ा सा रुपए को सपोर्ट मिलेगा, लेकिन उसके बाद ये उसके नीचे तक जा सकता है। जैसे हमने कल भी कहा था कि दोनों साइड के मूवमेंट की संभावना दिख रही है, पर व्यापार घाटे का आंकड़ा और निर्यात में जो गिरावट शुरू हुई है वो अब जल्दी रिवर्स नहीं होगी, क्योंकि निर्यात एक बार घटना शुरू होता है इसका मतलब है कि ऑर्डर्स कम मिल रहे हैं। और दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मंदी आ रही है, डिमांड्स भी टूट रही हैं दुनिया के कई सारे बाजारों में। तो इसलिए व्यापार घाटा आने वाले महीनों में बढ़ता जाना है और रुपए पर उसका दबाव बना रहेगा। 5G स्पेक्ट्रम पर खर्च बढ़ने की वजह से टेलीकॉम कंपनियों पर कर्ज बढ़ने की संभावना है। रेटिंग एजेंसी इकरा का मानना है कि 31 मार्च तक टेलीकॉम कंपनियों का कुल कर्ज बढ़कर 6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, जो फिलहाल 4.7 लाख करोड़ के करीब है। 5G स्पेक्ट्रम की खरीद के लिए टेलीकॉम कंपनियों को सरकार के पास 1.5 लाख करोड़ रुपए जमा कराने हैं और इसी वजह से कंपनियों पर कर्ज बढ़ने की संभावना दिख रही है। हालांकि खबर यह भी है कि टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ बढ़ाकर ग्राहकों पर यह बोझ डाल सकती हैं। सर, 3-4 बड़ी कंपनियां हैं, 3 ही बड़ी कंपनियां देखा जाए तो किस कंपनी पर ज़्यादा दबाव है? और दूसरा सवाल, टैरिफ कितना बढ़ सकता है?
कर्ज का दबाव सब पर बराबर है, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों के पास अब कर्ज की उतनी बड़ी चुनौती नहीं है। बड़ी कंपनियां हैं, बैंक से उनके पास लोन है और दूसरा उनके पास स्पेक्ट्रम है और फ्यूचर के लिए ग्रोथ का एरिया है। तो कर्ज का बोझ जरूर बढ़ेगा, जो इकरा की रिपोर्ट में आया, जो शुभम आपने बताया। लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के उपभोक्ताओं के लिए टेलीकॉम सेवाएं एक बार फिर महंगी हो जाएगी। मोटे तौर पर जो अनुमान दिख रहा है, अगर हम टेलीकॉम कंपनीज की बैलेंस शीट 5G के लिए उनकी बिडिंग्स, 5G और जो 4G के बचे हुए गैप स्पेक्ट्रम की बाइंग के लिए उनकी बिडिंग को देखें तो ऐसा लग रहा है कि करीब 4% के आसपास टैरिफ में बढ़ोतरी हो सकती है भारत में टेलीकॉम के। और ये वो एग्जिस्टिंग टैरिफ है 4G का। 5G का टैरिफ तो बाद में पता चलेगा कि क्या होगा। 4G के टैरिफ में आमतौर पर 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। और यहाँ एक दिलचस्प चीज़ ये है कि टैरिफ में बढ़ोतरी का या टेलीकॉम दरें बढ़ाने का ज़्यादा दबाव जियो पर है, एयरटेल पर उतना ज़्यादा नहीं है। नोमुरा की एक रिपोर्ट बताती है कि एयरटेल, क्योंकि जियो ने महंगा स्पेक्ट्रम खरीदा है, सबसे महंगा स्पेक्ट्रम जियो ने खरीदा है इस पूरे में, और 700 मेगाहर्ट्ज का इसके स्पेक्ट्रम पर बोली लगाई है। जियो को अपने उन सर्किल्स में सेवाएं देने के लिए शायद टैरिफ ज़्यादा बढ़ाना पड़ सकता है अगर कंपनी बढ़ाती है, नहीं तो उसे फिर उसका नुकसान अपनी बैलेंस शीट पर लेना पड़ेगा। इसकी तुलना में एयरटेल और के लिए 2% से 2.5% टैरिफ में बढ़ोतरी की संभावना में दिखाई दे रही है 5G आने से पहले। और ये बात पहले से भी चर्चा में थी कि 5G की बिडिंग करने के बाद और इसके नेटवर्क में इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनियां सबसे पहले अपने एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र को, यानी जो एक बुनियादी पैमाना है एक टेलीकॉम कंपनी के सही ढंग से वित्तीय संचालन का, अगर मुनाफा नहीं भी हो तो बराबर आने का, उसे इंश्योर करना चाहेंगे। और इसकी कोशिश पिछले साल से शुरू हो गई थी। पिछले साल से टेलीकॉम कंपनियों ने दरें बढ़ाना शुरू कर दिया था और इसलिए हमने कई चरणों में भारत में मोबाइल सेवाओं को महंगे होते हुए देखा है। अब दिन की सबसे बड़ी खबर, अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से चीन और ताइवान में तनाव बढ़ गया है, और तनाव ज़्यादा बढ़ा तो पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ सकता है। चीन और ताइवान दुनिया भर में सेमीकंडक्टर के बड़े सप्लायर हैं और कोरोना की वजह से पहले ही इन दोनों देशों से सेमीकंडक्टर की सप्लाई प्रभावित हो रही है। अगर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता है, युद्ध जैसी कोई स्थिति बनती है, तो दुनिया भर में सेमीकंडक्टर की किल्लत और बढ़ जाएगी। सेमीकंडक्टर की कमी की वजह से भारत का ऑटो सेक्टर पहले ही परेशानियों में है, जो लंबी वेटिंग है उसका भी कारण यही है। मारुति ने तो यहाँ तक कह दिया कि सेमीकंडक्टर की वजह से उन्हें जून तिमाही में करीब 51,000 गाड़ियाँ वो कम बना पाए और कम बेच पाए। सर, चीन और ताइवान के व्यापार रिश्ते अगर खराब होते हैं तो इसका असर क्या होगा, कहाँ तक होगा? व्यापार रिश्ते तो खराब हो गए हैं, क्योंकि अमेरिका के साउथ चाइना सी में पहुंचने, ताइवान पहुंचने के बाद, नैन्सी पेलोसी के पहुंचने के बाद अब चीन और ताइवान के बीच में एक लंबे खींचतान और शीत युद्ध तक की परिस्थितियां शुरू हो गई हैं। साउथ चाइना सी में ताइवान के ब्लॉकेज की तैयारी चल रही है, ऐसा माना जा रहा है चीन की तरफ से। अगर हम इसे रणनीतिक या कूटनीतिक आधार से अलग भी निकल कर देखें तो व्यापार की दृष्टि से ये पूरा घटनाक्रम बेहद चिंताजनक है 3-4 वजहों से। सबसे पहली वजह तो ये कि ताइवान के लिए चीन उनका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, और कल पहला काम चीन ने नैन्सी पेलोसी के पहुंचने के बाद व्यापार युद्ध की शुरुआत करके दिया। चीन ट्रेड वार में उलझता रहा है, अमेरिका के साथ लंबे ट्रेड वार में उलझा रहा, ऑस्ट्रेलिया के साथ लंबे ट्रेड वार में उलझा रहा, उसकी तुलना में ताइवान के साथ एक छोटी अर्थव्यवस्था है। तो चीन ने अपने यहाँ से जो कंस्ट्रक्शन के लिए जाने वाली सैंड थी उसका एक्सपोर्ट रोक दिया और कुछ कृषि उत्पादों के इंपोर्ट को प्रतिबंधित कर दिया तत्काल। और ये माना जा रहा है कि चीन की तरफ से आने वाले समय में व्यापार को लेकर, ताइवान के साथ व्यापार को लेकर और ज़्यादा सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। ये असर हमें ताइवान के साथ चीन के द्विपक्षीय व्यापार के तौर पर दिखाई देगा। यदि साउथ चाइना सी में ब्लॉकेज या तनाव बढ़ता है या ताइवान को ब्लॉक करने की कोशिश की जाती है तो ताइवान की अर्थव्यवस्था से बाहर जाने वाले निर्यात काफ़ी हद तक प्रभावित होंगे। और इसलिए आज हमने दुनिया के बाज़ारों में उन सारी कंपनियों के स्टॉक्स में गिरावट देखी जो सेमीकंडक्टर या सेमीकंडक्टर से जुड़ी हुई किन्हीं कुछ दूसरी चीज़ों से प्रभावित होते हैं। और सेमीकंडक्टर पर हम अगले सवाल पे बात करेंगे। इसके साथ जो एक और महत्वपूर्ण बात यह कि इस पूरे ट्रेड जोन में, क्योंकि शुभम ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, सी ट्रेड रूट है जो हिंद महासागर से होते हुए साउथ चाइना सी होते हुए जाता है। यहाँ होने वाली कोई भी नेवल एक्सरसाइज, कोई भी वार एक्सरसाइज, किसी तरीके का ब्लॉकेड इस एरिया में शिप्स के मूवमेंट को, इस एरिया से सामानों के मूवमेंट को प्रभावित करेगा जो जापान, ऑस्ट्रेलिया और उस एरिया में जाते हैं। तो हमें लगभग वैसी ही स्थिति बनती दिखाई दे रही है इस एरिया में जो स्थिति हमने ब्लैक सी में रशिया और यूक्रेन के परिस्थिति के तौर पर देखी थी, और हमने वहाँ से शिप्स के मूवमेंट्स प्रभावित होते देखे थे। हालांकि
स्टेक्स पर चीन का भी बहुत कुछ लगा हुआ है, क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड प्लेयर है, तो वो इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेगा कि वो अपनी अर्थव्यवस्था के लिए व्यापार को प्रभावित कर सके, व्यापार प्रतिबंधित करा सके और दुनिया के देश उसके व्यापार पर प्रतिबंध की तरफ चले जाएं। ऐसी संभावना हमें कम दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो खींचतान और ये जो जिन्हें हम साइकोलॉजिकल ऑपरेशन या साइऑप्स कहते हैं, जो हमें साउथ चाइना सी में दिखाई देंगे, उनका असर दुनिया के शेयर बाजारों को पिघलाने डराने के लिए तो पर्याप्त होगा। सर, सेमीकंडक्टर की आपूर्ति का जैसे आपने जिक्र किया, वहाँ कितनी समस्या? सेमीकंडक्टर की आपूर्ति में सबसे ज़्यादा समस्या, और इसलिए हमने ये देखा कि ताइवान दरअसल दुनिया के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन कंपनी गढ़ में से है। ताइवान की जो कंपनी है TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इस कंपनी का स्टॉक कट करीब 2.5% टूट गया। इसके साथ इसकी पीयर यूनाइटेड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन है, उसका स्टॉक भी 3% टूट गया दुनिया के बाज़ारों में। उसकी वजह यह है कि ताइवान की तरफ से कोई भी प्रतिबंध, ताइवान में कोई भी प्रतिबंध लगाया जाना या ताइवान से सामानों की आवाजाही पर किसी भी तरीके की रोक या ब्लॉकेज करने का सीधा असर होगा कि दुनिया को सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई और आपूर्ति में कमी आए। और मैं पढ़ रहा था कि ताइवान की जो सबसे बड़ी कंपनी TSMC, जिसका मैंने जिक्र किया, उसके जो चेयरमैन हैं मार्क ल्यू, उन्होंने कल कहा है एजेंसियों से कि युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं है, और अगर किसी भी तरीके की सुरक्षा संबंधी चुनौतियां आईं तो TSMC को अपना उत्पादन बंद करना पड़ेगा। उसकी 2 वजह उन्होंने बताई कि सेमीकंडक्टर इतना कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है कि इसमें बहुत सारे सामानों के, केमिकल्स के, पुर्जों के आयात की ज़रूरत होती है और उसके बाद इसे निर्यात करने की ज़रूरत होती है। तो ताइवान सेमीकंडक्टर का जो हब बना है उसमें बहुत सारी इंपोर्टेड चीज़ें भी हैं जो अलग अलग जगह से आती हैं। अगर कोई ब्लॉकेज होता है, जिसकी संभावना आज हमें दिखाई दे रही है, अगर चीन किसी तरह का ब्लॉकेज करता है, जो खतरा है ताइवान के साथ, तो ना तो ताइवान में सेमीकंडक्टर बनाने का कच्चा माल पहुंच पाएगा समय पर, और ना वहां से चिप्स जा पाएंगे, और फिर उसका असर आपको कार की कीमत से लेकर आपके मोबाइल की कीमत तक दिखाई दे सकता है। और हमें याद रखना जरूरी है कि कोविड लॉकडाउन के दौरान दुनिया को सेमीकंडक्टर की किल्लत ने पस्त कर दिया था 2 साल, और अमेरिका की सरकार को, जो बाइडेन को सत्ता में आने के बाद जो सबसे पहला काम करना पड़ा था कि कानून पास करके अपने सेमीकंडक्टर की कैपेसिटीज बढ़ानी थी। इतनी जल्दी सेमीकंडक्टर की कैपेसिटी अमेरिका या दुनिया में कहीं भी नहीं बन सकती। तो ताइवान और चीन के बीच का ये टकराव ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटिंग, कम से कम और जितने भी माइक्रोचिप चलने वाले गैजेट्स हैं, उनकी कीमतों पर आने वाले समय में बड़ा असर डाल सकता है, अगर ये परिस्थितियां आगे की तरफ बढ़ती हैं, जिसकी संभावना में दिखाई दे रही है। तो इसलिए कारों की, मोबाइल फ़ोन्स की टेलीकॉम कंपनियों के लिए ये तनाव मुश्किल बनेगा। देश की बड़ी NBFC कंपनियों के तिमाही नतीजे चौंकाने वाले हैं। कर्ज महंगा होने के बावजूद जून तिमाही के दौरान NBFC कंपनियों की तरफ से दिए जाने वाले कर्ज में जोरदार ग्रोथ दिखी है। जून तिमाही के दौरान बजाज फाइनेंस की AUM ग्रोथ 28% दर्ज की गई है, जबकि HDFC ने 17% की ग्रोथ दर्ज की है, और कंपनी के लिए इस बार की जून तिमाही अब तक की सबसे बेहतर तिमाही साबित हुई है। हाल के दिनों में कर्ज महंगा हुआ, रिजर्व बैंक ने NBFC कंपनियों के लिए नियम सख्त किए, महंगाई है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद इन कंपनियों की तरफ से दिखाई गई ग्रोथ अर्थव्यवस्था में रिकवरी के संकेत दे रहे हैं। सर, NBFC की कर्ज में बढ़ोतरी क्यों हुई? क्योंकि हम तो ये मान रहे थे कि महंगाई है, मांग नहीं है, कार्स की वेटिंग है, उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि NBFC के कर्ज ज़्यादा बटे हैं। 2 आंकड़े, एक तो ये कि पिछले साल का लो बेस था काफ़ी, तो इसलिए हमको काफ़ी तेज ग्रोथ क्रेडिट ऑफटेक में दिखाई दे रही है। जैसे महिंद्रा या श्रीराम सिटी, ये जो रूरल एरिया में बेस्ड हैं, इनकी ग्रोथ काफ़ी फिनोमिनल है लो बेस के कारण। 175%, 74% के आसपास की ग्रोथ है, क्योंकि पिछले साल क्रेडिट का कोई ऑफटेक नहीं था, काम रुका हुआ था। प्लस दूसरी चीज़ ये कि हमको रूरल एरिया में ट्रैक्टर और कुछ वाहनों की मांग में के लिए क्रेडिट में बढ़ोतरी दिखाई दे रही। एक और चीज़ इसमें संकेत मिल रहा है, क्योंकि बाजार इस बात को महसूस कर रहा था कि आने वाले समय में ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी, जो बढ़ोतरी दिखने लगी है। तो जो मांग हमें क्रेडिट के ऑफटेक के तौर पर दिखाई दी, वो शायद इस संभावना के बीच में भी है कि यदि कर्ज लेने की ज़रूरत है तो उसे पहले ले लिया जाए, क्योंकि आने वाले समय में ब्याज दरें बढ़ने के बाद कर्ज और महंगा होगा। और हमें पता है कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां हैं वो आमतौर पर बैंकों से महंगा कर्ज देती हैं, या बैंकों से कर्ज लेकर उन्हें आगे उसे देती हैं। तो
ये संभावना दिख रही है कि इनकी कर्ज की डिमांड शायद इसलिए बढ़ी है क्योंकि आने वाले समय में कर्ज की दरें और ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीद है। एनबीएफसीज के लिए शुभम सबसे महत्वपूर्ण समय अब आ रहा है, जो भी बची खुची भारत की एनबीएफसीज हैं, क्योंकि अब तो बड़ी एनबीएफसीज बची हैं, छोटी तो सब फिजल आउट हो गई हैं। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय अब आ रहा है जब भारत का बिजी सीजन या त्योहारी मौसम शुरू होता है। यहीं से बहुत सारे लोन्स की मांग बढ़ती है, ऑटोमोबाइल के लिए लोन्स की मांग बढ़ती, कर्ज की मांग बढ़ती। ये प्रक्रिया अभी से शुरू होगी। तो अगले 2 क्वार्टर या 3 क्वार्टर में हमें समझ में आएगा कि एनबीएफसीज ने ब्याज दरें बढ़ने के बाद भी कितना मार्केट बचा पाए हैं और कितना उन्होंने लोन का डिस्बर्समेंट बढ़ा पाए हैं। अब समय मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट का। मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट्स में ज़्यादातर हम बात करते हैं कि चीज़ें महंगी हो रही हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हों, गेहूं हो, चावल हो, सब्जी हो, खाद्य तेल हो, मसाले हों। हमने हमेशा महंगाई की चर्चा की, लेकिन इस पूरी थाली में या इस पूरे रोज़ाना की चीज़ों के बीच एक चीज़ ऐसी है जो बहुत सस्ती हो गई है और इस वजह से समस्या हो रही है। क्या है वो? देखिए मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट। महंगाई के मौजूदा दौर में शायद ही कोई चीज होगी जिसके दाम ना बढ़े हों, लेकिन प्याज की कीमत बढ़ने के बजाय घट रही है। बीते 1 महीने के दौरान कीमतें करीब 19% घटी हैं और पिछले साल से तुलना की जाए तो भाव करीब 32% नीचे हैं। महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में भाव घटकर 11 रुपए किलो के करीब आ गया है। किसान कह रहे हैं कि इतने कम भाव पर उनकी लागत भी नहीं निकल रही। महाराष्ट्र में प्याज किसानों का संगठन सरकारों से औसतन 25 रुपए प्रति किलो के भाव की मांग कर रहा है और भाव नहीं मिला तो 16 अगस्त से मंडी में प्याज सप्लाई रोकने की धमकी दी है। महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक राज्य है और देश में पैदा होने वाले कुल प्याज की 40% से ज्यादा सप्लाई वहीं से होती है। ऐसे में महाराष्ट्र के किसानों ने प्याज की सप्लाई रोकी तो देश भर में प्याज की किल्लत बढ़ सकती है। इस साल देश में प्याज की रिकॉर्ड तोड़ उपज हुई है, जिस वजह से मंडियों में सप्लाई अधिक है और किसानों को उनकी मर्जी का भाव नहीं मिल पा रहा। सरकार के आंकड़े देखें तो इस साल देश में 317 लाख टन से अधिक प्याज की उपज है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 51 लाख टन ज्यादा और अब तक की सबसे ज्यादा फसल है। प्याज का ये बढ़ा हुआ उत्पादन प्याज किसानों की जेब काट रहा है। ऊपर से विदेशों में भारतीय प्याज की मांग कमजोर है, निर्यात बढ़ने के बजाय घट रहा है। मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 15.37 लाख टन ही प्याज का एक्सपोर्ट हो पाया है। किसान संगठन अब सरकार से प्याज निर्यात बढ़ाने के उपाय करने की मांग भी कर रहे हैं। प्याज का भाव हमेशा से संवेदनशील रहा है। कई बार प्याज के भाव से सरकारें गिरी और बनी भी हैं। अभी जो कीमतें घटी हुई हैं उससे उपभोक्ताओं को तो राहत है, लेकिन किसानों को नुकसान हो रहा है। ऐसे में सरकार को कोई बीच का रास्ता निकालना होगा ताकि उपभोक्ताओं की जेब भी ना कटे और किसानों का फायदा भी हो सके। मनी 9 के लिए मनोज कुमार। 29 जुलाई तक देश में धान का कुल रकबा 13% से ज्यादा पिछड़ा हुआ दर्ज किया गया है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में धान की खेती पर ज्यादा मार पड़ी है। पश्चिम बंगाल में तो रकबा पिछले साल के मुकाबले लगभग आधा ही रह गया है। धान का रकबा पिछड़ने की वजह से इस साल देश में उत्पादन घटने की आशंका है चावल के, और हालात ऐसे समय पर बने हुए हैं जब पूरी दुनिया खाद्य संकट से गुजर रही है या उसका सामना कर रही है। दुनिया भर में गेहूं की किल्लत होने की आशंका बढ़ गई है। देश में भी गेहूं के दाम आसमान पर हैं और मिलों सरकार से ये आग्रह कर रही हैं कि वो अपने स्टॉक से थोड़ा गेहूं निकाले, बाजार में जारी करे, जिससे कि कीमतें थोड़ी कूल ऑफ हो। सर, भारत के एक हिस्से में क्या आपको लगता है अब सूखे जैसी स्थिति बन गई? क्योंकि आधे से ज़्यादा मानसून चौमासे में कहते हैं तो 2 मास तो निकल गए, तो आधा मानसून निकल गया है। आपको लगता है कि अब सूखे जैसी स्थिति बन रही है और इसका असर धान की फसल पर दिखेगा? हाँ शुभम, अगर हम मानसून की बारिश की तस्वीर देखें और जो चार्ट अभी हमने देखा अपने स्क्रीन के ऊपर, अगर आप इसे देखें तो जो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है भारत का, पूर्व और उत्तर पूर्व का, वहाँ मानसून सामान्य से लगभग 16 से 17% कम दिखाई दे रहा है हमें। और ये वो हिस्सा है जो आमतौर पर भारत में अनाज में पैडी के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ डिफिशिएंट मानसून है, उसे सूखा माने ना माने, सरकारें सूखा मानेंगी कि नहीं मानेंगी, लेकिन यहाँ मतलब अब बारिश होने के बाद भी धान की बुवाई रिकवर होने की गुंजाइश हमें नहीं दिखाई दे रही है। और
बाकी देश के हिस्से में अगर आप माने पूरे देश में तो मानसून सामान्य है, बल्कि कई जगह आप सेंट्रल इंडिया की तरफ देखें तो सेंट्रल इंडिया में तो सामान्य से 17% ज़्यादा बारिश हो रही है और सदर्न इंडिया में सामान्य से करीब 28% ज़्यादा बारिश हुई है। तो मध्य भारत का हिस्सा फसलों में ज़्यादा बारिश की वजह से परेशान है, मध्य और पश्चिमी भारत का हिस्सा, और उसका असर हमको जैसे गुजरात और राजस्थान में बाढ़ का असर हमें खरीफ की कुछ दूसरी फसलों पर दिखाई देगा। लेकिन धान जो मुख्य फसल है उसको लेकर अब चिंताएं बढ़ चुकी हैं। हालांकि सरकार की तरफ से भी स्पष्ट रूप से ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि इस साल चावल पर की कीमतों पर दबाव दिखेगा। और चावल की कीमतों पर कितना दबाव है इस पर हम लोग मनी सेंट्रल में एक बार चर्चा कर चुके हैं कि चावल की कीमतों में 30% की बढ़ोतरी पहले ही हो चुकी है। मुझे लगता है कि रिजर्व बैंक गवर्नर जिन्होंने और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जिसने आज से ब्याज दरों के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक शुरू हुई है, वो मानसून के आंकड़े करीब से पढ़ रही होगी और देख रही होगी, क्योंकि यहाँ से हमें पता चलेगा कि भारत का मौद्रिक नियामक मानसून की आंशिक विफलता को लेकर या मानसून की सीमित सफलता को लेकर महंगाई का क्या नज़रिया लेकर आता है। और वो वहाँ से हमें पता चलेगा कि आने वाले 6 महीनों में भारत में महंगाई की परिस्थिति क्या रहने वाली, क्योंकि खाद्य महंगाई कम होने की गुंजाइश शुभम अभी नहीं दिखाई देती। फूड इन्फ्लेशन लगातार आगे बढ़ती रहेगी या ऊंची बनी रहेगी, इस बात के पूरे संकेत अभी फिलहाल हमें बाजार से मिल रहे हैं। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। सर बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए शो में, तमाम खबरों पर विश्लेषण के लिए, दृष्टि देने के लिए। आप लोगों का भी शुक्रिया मनी 9 के साथ मनी सेंट्रल देखने के लिए। ऐप अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो एक बार अनुरोध है आपसे कि ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप मनी सेंट्रल भी यूट्यूब से पहले देख सकते हैं और सारे शोज़ यूट्यूब पर जो नहीं आते हैं वो तो आपको मिलेंगे, और जो आते भी हैं वो अगर आपको पहले देखने हैं समय से तो आप मनी 9 के ऐप पर देख सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। का नाम ये कंबोज लाल है, कैसा ही रंगो